हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवाईसी मास्टर क्लास। आज है हमारे प्रिपरेशन का डे 3। 4 टॉपिक्स के बारे में आज बात करेंगे। नंबर 1, कंसिक्वेंसेस ऑफ फाइनेंशियल क्राइम। फाइनेंशियल क्राइम से कहाँ कहाँ किस किस को तकलीफ़ होती है। नंबर 2, फाइनेंशियल क्राइम एंड अदर रिलेटेड रिस्क। ऑब्वियसली फाइनेंशियल क्राइम इज़ वन ऑफ द रिस्क फॉर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटी, इकोनॉमी। बट उसके अलावा और कौन कौन से रिस्क हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट डे 3 विद आवर फर्स्ट टॉपिक, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फाइनेंशियल क्राइम। सो आज हम लोग समझने वाले हैं कि फाइनेंशियल क्राइम का एक इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इंस्टीट्यूशन पे और सोसाइटी पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, व्हाट इज़ फाइनेंशियल क्राइम। सो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, ब्राइबरी, टैक्स इवेजन, इस टाइप के जो क्राइम्स हैं इसको फाइनेंशियल क्राइम बोलते हैं। वाई? बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव है इन सारे क्राइम्स का वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल या फिर पर्सनल गेन है। फाइनेंशियल क्राइम करने वाले लोगों के साथ जो इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ क्या क्या होता है। नंबर 1, उनको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाते हैं, वो लोग जेल भी जाते हैं और फाइन भी पे करते हैं। जनरली जो बहुत हाई लेवल पोजीशंस पे हैं, MLROs या फिर हेड ऑफ कंप्लायंस, लीगल एंड कंप्लायंस, ये लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। कभी कभी होता है, बहुत सारे न्यूज़ हैं, एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो ऐसे अगर आप रोल में हैं तो आप वापस इस टाइप का आपको रोल ही नहीं मिलेगा, पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री से आपको बैन कर देंगे। आपके पर्सनल असेट्स भी चले जाएंगे और फाइनेंशियल्स, आपकी जो पर्सनल फाइनेंशियल्स हैं वो भी जाएंगे, क्योंकि जब पेनल्टी लगती है तो आपको पैसा देना पड़ता है और वो छोटा मोटा पैसा नहीं होता, 5,000 10,000 डॉलर्स का बहुत बड़ी फ़ाइन लगती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स। और इमोशनल और जो रेपुटेशनल डैमेज है वो ओवर एंड अबव है। दोनों केसेस में अगर आप बैंक में काम करते हैं, इन्वॉल्व हुए हैं फाइनेंशियल क्राइम में, या फिर एज अ फाइनेंशियल क्रिमिनल आपने कुछ करप्शन, ब्राइबरी, किसी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हैं, हर चीज़ में अगर वो क्रिमिनल पकड़ा गया है तो उसका पर्सनल लाइफ रूइंड है, क्योंकि बेइज्जती होने वाली है, जेल जाना पड़ेगा, न्यूज़ में आएंगे। तो दिस इज़ दी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिविजुअल्स। पहला एग्जांपल, डेंस्के बैंक 2022 दिसंबर में 2 बिलियन US डॉलर्स का फ़ाइन दिया था डेंस्के बैंक ने, क्योंकि AML और KYC रिलेटेड उनके कुछ फेलियर्स रेगुलेटर्स ने फाइंड आउट किए थे। अभी उसमें हुआ क्या था, जो कंप्लायंस हेड था डेंस्के बैंक का, उसको जेल हुई और परमानेंट इंडस्ट्री बैन, वो वापस से कभी भी बैंकिंग या फिर कंप्लायंस डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2, गोल्डमैन सैक्स का एक केस है जिसमें एक इनसाइडर ट्रेडिंग का इंसिडेंट हुआ था। एक एनालिस्ट था गोल्डमैन सैक्स में, जो कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन था अबाउट अ क्लाइंट, मर्जर एक्विजिशन का कुछ तो सीन था, कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी को खरीदने वाली थी, ऐसा कोई इंसिडेंट था। तो उसने ये इन्फॉर्मेशन अपने एक दोस्त के साथ शेयर की। अब ये इंसिडेंट बाहर आया और 36 मंथ्स ऑफ प्रिजन फॉर दिस पर्सन और 2,50,000 US डॉलर्स का फाइन ये लगा इस बंदे पे। एग्जाम्पल नंबर 3, बर्नी मैडॉफ। ये जो बंदा है ये नास्डैक स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन हुआ करता था और उसने बहुत टाइम तक पॉन्जी स्कीम्स चलाई थी। ही इज़ ऑल्सो नोन एज मास्टर माइंड ऑफ पॉन्जी स्कीम्स। ओवरऑल 65 बिलियन US डॉलर्स का इसने पॉन्जी स्कीम चलाया था। इसको सज़ा कितनी मिली? 150 साल। और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ, बहुत सारी पर्सनल ट्रेजेडीज़ हुई, पूरा लाइफ बर्बाद। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल क्राइम में इन्वॉल्व है तो उनके साथ क्या होता है। नंबर 1, रेगुलेटर्स पकड़ेंगे, पेनाल्टी लगाएंगे, फ़ाइन, आजकल तो 3 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया रेट। रेमिडिएशन कॉस्ट, अब एक बार पकड़े गए कि आपके कंट्रोल्स आर नॉट एफिशिएंट तो आपको कुछ करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी, नए लोग, नया प्रोसेस प्रोसीजर, सो इन सब में खर्चा लगता है, पैसे लगते हैं, राइट। बहुत सारा खर्चा होगा। कंसेंट ऑर्डर आएगा, जैसा मैंने आपको एक केस स्टडी में दिखाया था, आप वो देखना, मैंने 2 केस स्टडीज़ अपलोड किए, मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा। लॉस ऑफ बैंकिंग लाइसेंसेस, एक्सट्रीम केस में बैंक का लाइसेंस भी ले सकते हैं, 1-2 केसेस में हुआ है वो भी। और करस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप्स, अगर आप करस्पॉन्डेंट बैंकिंग वाले रिलेशनशिप में हैं तो शायद आपका वो भी फीचर और सर्विस निकाल दिया जाएगा। कंप्लायंस का कॉस्ट बढ़ेगा, आपको बहुत सारे लोग हायर करने पड़ेंगे एज अ बैंक, और स्टाफ का एट्रिशन होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज
अगर आप एज अ बैंक, इफ़ यू आर फाउंड गिल्टी into financial crimes, then nobody would like to be associated with that firm. उनका पर्सनल भी रेपुटेशन डैमेज होता है, तो पीपल विल स्टार्ट लीविंग। एंड ओवरऑल बैंक का खुद का अपना पर्सनल रेपुटेशनल लॉस भी होगा, एंड दे मे लूज देयर कस्टमर्स। आपको 3 एग्जांपल्स देता हूँ। 2 का ऑलरेडी मैंने सेपरेट केस स्टडी बनाया हुआ है, मेरे चैनल पे है, प्लीज़ वॉच। तीसरा मैं बना रहा हूँ, वो भी अपलोड करूँगा जल्दी ही। HSBC 2012 में 1.9 बिलियन यूएस डॉलर्स पे किया था इन लोगों ने बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइम रिलेटेड इश्यूज। TD बैंक 2024 में अब तक का हाईएस्ट 3 बिलियन यूएस डॉलर्स पेनाल्टी में पे किया इन लोगों ने। कंसेंट ऑर्डर भी मैंने उस वीडियो में डाला हुआ है, थोड़ा बहुत आपको दिखाया मैंने स्क्रीनशॉट्स, कंसेंट ऑर्डर में क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जब भी आपको टाइम मिलता है। एंड देन स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 2019 में 1.1 बिलियन यूएस डॉलर्स पे किया था रेगुलेटर्स को। अगेन ऑल दीज 3 एग्जांपल्स आर रिलेटेड टू AML फेलियर्स। अगर एक कंपनी फाइनेंशियल क्राइम में इन्वॉल्व है तो उनके साथ क्या होता है? उनके कॉन्ट्रैक्ट सारे सस्पेंड हो जाएंगे, हो सकता है उनको डीबार कर दिया जाए उनकी इंडस्ट्री में, या फिर उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इन्वेस्टर्स जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया कंपनी में, उन लोगों का कॉन्फिडेंस चला जाएगा और वो अपने पैसे निकाल लेंगे, शेयर प्राइस नीचे चला जाएगा, एंड ओवरऑल मार्केट अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। 3 एग्जांपल्स देता हूँ आपको। एयरबस 2020 में 3.6 बिलियन इन लोगों ने पे किया टू सेटल, एक ब्राइबरी चार्जेस थे उनके ऊपर, फाइनेंशियल क्राइम, राइट। और इनका प्रॉफिट बहुत बहुत नीचे आ गया, और उसके साथ साथ लीडरशिप में सारे लोगों को निकाल के नए लोगों को भरा गया, तो लोगों की जॉब्स चली गई, राइट। वायर कार्ड अगेन 2020 में इन लोगों ने क्या किया? फ्रॉडुलेंट अकाउंटिंग, 1.9 बिलियन यूरोज उनके बैलेंस शीट से गायब थे। कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा गया, ऑलमोस्ट 20 बिलियन यूरोज पैसे ये लोग खा गए उसमें। 1MDB मलेशिया स्कैंडल आपने सुना होगा। क्या हुआ था इसमें? शेल कंपनीज का यूज़ किया गया था US और स्विट्ज़रलैंड बैंक्स के थ्रू। इन्वॉल्व कौन था? गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स ने 2.9 बिलियन डॉलर्स का फ़ाइन पे किया। मलेशिया की इकोनॉमी ख़राब हुई उस टाइम पे, और उनका रेपुटेशन भी बहुत गंदे तरीके से डैमेज हुआ। फाइनेंशियल क्राइम का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है? हमारे जो टैक्स रेवेन्यू है फॉर द कंट्री, वो नीचे चला जाता है क्योंकि लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, राइट। पब्लिक सर्विसेज, अब टैक्स से जब पैसा ही नहीं आ रहा है सरकार के पास, तो सरकार जो जो सुविधाएं देती है सारी चीज़ें ख़राब। अभी रोड बनाने थे, बना दिए, लेकिन घटिया रोड बनाए। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पुल बनाया, टूट गया, 3 साल भी नहीं चला, 2 साल भी नहीं चला। ये सब क्यों होता है? पैसे नहीं है, कर रहे हैं। आई मीन देयर इज़ अनदर पार्ट ऑल्सो, जो हम दूसरे फाइनेंशियल क्राइम्स की बात करते हैं, वहाँ पे ब्राइबरी, करप्शन, ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको जॉब मिलती है वो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं हैं, अच्छा सामान यूज़ नहीं करते हैं, लोग अपने जेब में पैसे रख लेते हैं, वो सब भी है। बट ओवरऑल अगर टैक्स नहीं होगा तो सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे? दैट इज़ द मीडियम टू गेट मनी, राइट। तो एंड दैट्स व्हाई टैक्स इवेजन इज़ फाइनेंशियल क्राइम एज वेल। अगर टेररिस्ट को पैसे मिलेंगे तो वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे, लोगों की जान जाएगी, दैट इज़ एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, अमीर लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, गरीब लोग बहुत गरीब हो जाएंगे, और वो होता है। करप्शन और भी ज़्यादा बढ़ेगा अगर मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल क्राइम टाइप की चीज़ें हो रही हैं तो। और पब्लिक का जो ट्रस्ट है सरकार में या फिर लॉ में, वो भी कम होगा। जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइम बहुत ज़्यादा है, आपने देखा होगा वो कंट्री बहुत ही अनस्टेबल है, वहाँ इकोनॉमी बहुत ख़राब है, ह्यूमन राइट्स का इशू है, रोज़ दंगे हो रहे हैं, आर्मी वाले सीधे प्रेसिडेंट को निकाल के बोलते हैं आज से मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। अभी सोसाइटी पे क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसके एग्जांपल्स देखते हैं। अभी पहला एग्जांपल लेते हैं, एनवायरमेंटल क्राइम। क्या होता है? पेड़ काटे जा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, चंदन की लकड़ी काट के इलीगल तरीके से किसी और कंट्री में बेचते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ग्लोबल प्रॉब्लम, राइट। लोगों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं एज अ स्लेव, लोगों को प्रोस्टिट्यूशन में डाला जा रहा है फोर्सफुली, चाइल्ड अब्यूज़ हो रहे हैं। व्हाट इज़ इट? डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, राइट। क्यों कर रहे हैं ये सब? पैसे कमाने के लिए, और उस पैसे से वो एंजॉय करेंगे बट किसी और की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, राइट। पेंडोरा पेपर्स एंड ऑफशोर वेल्थ, 2021 की बात।
सरकार ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज़ किए और नॉर्मल पब्लिक को एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करने पड़े, और जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उसमें कटौती हो गई। दिस इज़ ऑल डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं। आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं उनको ये टोन सेट करना है कि येस वी आर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, लेकिन कंप्लायंस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। वी आर डीलिंग विद फाइनेंशियल क्राइम, राइट? अगर फाइनेंशियल क्राइम को बीट करना है तो अगर सिर्फ रेवेन्यू 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 के बारे में बातें करेंगे और अगर एकदम डिपार्टमेंटल लेवल पे आए, आपका मैनेजर सिर्फ बोलता है केस ख़त्म करो जल्दी करो, ख़त्म करना है, टारगेट मीट करना है, देन यू आर एक्चुअली बीटिंग द होल पर्पज़। आपको क्या करना है? आपको फाइनेंशियल क्राइम रोकना है, राइट? डिटेक्ट करना है, प्रिवेंट करना है फॉर फ्यूचर। सो इफ़ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन नंबर्स, you will never be able to achieve that. Number 2, रिस्क बेस्ड अप्रोच। सारे लोग यही बता रहे हैं आपको, वुल्सबर्ग से लेके FATF, फिनसेन और जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं आपको बोलते हैं रिस्क बेस्ड अप्लाई कीजिए। एंड दिस इज़ वन ऑफ द की टॉपिक्स, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, व्हाट इज़ रिस्क बेस्ड अप्रोच, राइट? बट जो भी आपके जिस तरीके से आप फाइनेंशियल क्राइम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, या फिर प्रिवेंशन के जो आपके मेजर्स हैं वो रिस्क बेस्ड होने चाहिए, राइट? जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ में आपको वहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा, आपको रोबस्ट बनाना पड़ेगा। मेरा मतलब ये है कि सपोज़ आप ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कैन यू मॉनिटर ऑल द ट्रांजेक्शन्स? यू कांट, राइट? आपको वहाँ पे कुछ सेट करना पड़ेगा, सम गाइडलाइन, सम काइंड ऑफ थ्रेशोल्ड, कि मेरे को ये देखना है अगर इससे कम कोई वैल्यू से 50 रुपये का ट्रांजेक्शन हो रहा है, शैल आई बी लुकिंग एट इट? और उसमें ज़्यादा टाइम लगाऊं, उसमें सबसे एक्सपीरियंस, एक 12 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे को लगाऊं कि तुम ये देखो क्या हो रहा है? मे बी नो, राइट? फाइनेंशियल क्राइम 50 रुपये से कोई नहीं कर रहा है। सो व्हाट डज दिस मीन? आप स्ट्रॉन्ग डिटेक्शन सिनारियोज बनाइए, प्रैक्टिकल, जो जिससे आप कोई केस सॉल्व कर सकते हैं। आपके स्मार्ट टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डिटेक्शन सिनारियोज होने चाहिए, so that you are able to find the good scenarios to review। और जहाँ पे आप ऑटोमेशन कर सकते हैं वहाँ ऑटोमेशन लगाइए। टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड, सो दैट इज़ समथिंग दैट आई एम कॉलिंग एज रिस्क बेस्ड कंट्रोल्स। बट इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा, एंड टू एंड आपको एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज़ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। रेगुलर ट्रेनिंग एंड एस्केलेशन अवेयरनेस। आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको रेगुलर ट्रेनिंग देनी चाहिए, बताना चाहिए कि आज के डेट में कौन सा फाइनेंशियल क्राइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, आपने कौन से केसेस देखे, न्यूज़ में क्या आ रहा है, दोज थिंग्स। एंड देन एस्केलेशन का भी आपको अवेयरनेस लोगों को बताना पड़ेगा कि आप अगर ऐसा देखते हैं आपके रिव्यू प्रोसेस में, आपके इन्वेस्टिगेशन में, यू नीड टू फ्लैग इट। किसको फ्लैग करना है, कैसे फ्लैग करना है, ये सब ट्रेनिंग के थ्रू आपको एजुकेट करना है आपके स्टाफ को। कल्चर ऑफ कंप्लायंस एंड एथिकल बिहेवियर। अभी बैंक का बंदा फाइनेंशियल क्राइम में इन्वॉल्व होता है, दैट्स टू बैड, राइट? इंटेग्रिटी इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइम के साथ फाइट करने के लिए हमने जॉब ज्वाइन की है तो हम उनका साथ नहीं दे सकते। अगर हम उनका साथ दे रहे हैं देन दैट्स सो बैड फॉर अस, फॉर द होल सोसाइटी। एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट थ्रू टेस्टिंग एंड ऑडिट्स। सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको पता होगा 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस, अगेन की टॉपिक है, उसके बारे में मैं अलग से बात करूँगा। सो हर एक प्रोसेस में आपको कंट्रोल्स होने चाहिए। आपका जो रिस्क ओनर कौन है, रिस्क को कंट्रोल कौन कर रहा है, राइट? अश्योरेंस कौन दे रहा है, ये सब कुछ डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड आपके प्रोसेसेस में। की टेकअवेज, फाइनेंशियल क्राइम, इसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हैं, सबके ऊपर हैं प्रैक्टिकली देखा जाए तो। रेपुटेशनल लॉस होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। और एक बार अगर ट्रस्ट चला गया तो उसको रीगेन करना बहुत मुश्किल होता है, राइट? और ट्रस्ट पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ट्रस्ट 1 मिनट में, चुटकियों में चला जाता है। एंड प्रिवेंशन इज़ चीपर दैन एक्चुअली रेमिडिएशन, चीपर एंड स्मार्टर। एंड हम सब का रोल है इन फाइटिंग अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइम। सो आप सबको, जो भी कैंप्स की प्रिपरेशन कर रहा है, आई एम श्योर आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करने का इधर सोच रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, या आपने कर लिया है एंड यू आर हियर टू सी
और रिवाइज योर कॉन्सेप्ट और वट एवर यू हैव रेड इन पास्ट। तो आपको पता है हम सबकी जिम्मेदारी है टू फाइट अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइम। चलिए कुछ की टाइप्स ऑफ रिस्क भी देख लेते हैं इन फाइनेंशियल क्राइम कंप्लायंस। ऑपरेशनल रिस्क, अगर लॉस इंटरनल प्रोसेसेस, सिस्टम्स या फिर ह्यूमन एरर्स की वजह से होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशनल रिस्क। एग्जाम्पल, केवाईसी डेटा एंट्री में कुछ गलती हो गई जिसकी वजह से एक हाई रिस्क क्लाइंट ऑन बोर्ड हो गया, होना नहीं चाहिए था। तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा? फाइनेंशियल लॉस होगा, मे भी रेगुलेटरी पेनल्टी भी लग सकती है और प्रोसेस इनएफिशिएंसीज भी हैं। लीगल रिस्क, एक्सपोजर टू पेनल्टीज ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद लॉज और रेगुलेशंस। अगर AML लॉज और रेगुलेशंस जो हैं उसको आपने फॉलो नहीं किया तो जो पेनल्टीज़ लगती हैं या लग सकती हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ द लीगल रिस्क। एग्जाम्पल, आपने एक सैंक्शन ब्रीच कर दिया या फिर AML ब्रीच कर दिया, उसकी वजह से आपको लॉ सूट लगेगा या फिर फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। इम्पैक्ट बहुत ही सिंपल है, आपको पता है, बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। सो बैंक्स को पेनल्टी लगती है, कभी कभी $3 बिलियन तक भी लग जाता है, लीगल एक्शंस लिए जाते हैं, DPA एग्रीमेंट साइन होता है एंड कभी कभी बैंक का लाइसेंस भी लिया जा सकता है। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, ये क्या होता है? अगर आपका जो क्लाइंट बेस है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, विच मीन्स एक ही टाइप के क्लाइंट या फिर एक ही इंडस्ट्री में सारे क्लाइंट्स हैं, आपने सिर्फ रियल एस्टेट वाले क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करा हुआ है, देन यू आर एट रिस्क। अगर उस सेक्टर में कुछ गड़बड़ होता है देन यू विल लूज अ लॉट ऑफ बिजनेस देयर, राइट? दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। एक एग्जाम्पल भी है, सिलिकॉन वैली बैंक, आपको याद होगा सिलिकॉन वैली बैंक के साथ क्या हुआ था। उनका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो सब टेक स्टार्टअप कंपनीज के साथ था, वेंचर कैपिटल बैक्ड कंपनीज। और हुआ क्या था कि वो जो टेक स्टार्टअप सेक्टर था उसमें थोड़ा सा टर्बुलेंस आया एंड देन सडनली सारे क्लाइंट्स ने अपना पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में से निकालना शुरू कर दिया एंड देन सडनली बैंक कोलैप्स्ड। So this is, one of the best examples I could quote on concentration risk. Last one, reputational risk. This is without saying, आप सबको पता है ऑर्गेनाइजेशन का जो इमेज है या फिर जो स्टेक होल्डर्स के ऊपर जो ट्रस्ट होता है वो डैमेज हो जाता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रेपुटेशनल रिस्क। जो लोग उस बैंक या फिर उस कंपनी के साथ बिजनेस करते थे, दे विल lose their trust and then they may withdraw all their funds, they may not want to do business with the firm, so शेयर प्राइस डिक्लाइन हो जाएगा, ब्रांड वैल्यू गिर जाएगा, कस्टमर्स कम हो जाएंगे, सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूंगा कि कैसे हम लोग कंसिस्टेंट रह सकते हैं हमारे स्टडी प्लान पे। मैं एटलीस्ट 10 पेजेस रोज़ पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ता रहूँगा जब तक मेरा पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल ख़त्म ना हो जाए। अगर आपको लगता है ना ये फ़्लो बोरिंग होता जा रहा है, आप पहले दिन आपने पढ़ाई की, सेकंड पेज पे गए, फिफ्थ पेज पे गए और अब लग रहा है नहीं यार बोरिंग हो रहा है, देन चेंज, यू डोंट हैव टू स्टिक टू दैट फ्लो। सेक्शन वाइज ऐसे भी स्टडी मटेरियल है, वो सेक्शन अच्छा नहीं लग रहा है या फिर बोरिंग लग रहा है, आगे बढ़ो, गो टू द सेक्शन जो आपको न्यू लग रहा है या फिर जो थोड़ा सा क्लियर नहीं है आपके लिए, चैलेंजिंग है। सो बी फ्लेक्सिबल विद द फ्लो। नंबर 2, एटलीस्ट 10 मिनट एक नए कॉन्सेप्ट पे लगाइए फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। बहुत कम टाइम भी है आपके पास, 10 मिनट तो निकल जाएगा वेरी इजीली कभी भी, राइट? किसी भी दिन। सो उसमें एक केस स्टडी देख लीजिए और एटलीस्ट 2-4 पेजेस फटाफट देख लीजिए। एक अगर आप इस फील्ड में हैं तो कुछ ऐसा बहुत नया नहीं मिलने वाला है आपको, एंड देन दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि मैंने 5 पेज और पढ़ लिए आज, ओके? और अपना जो स्टडी मटेरियल है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको अपने टीवी या फिर मोबाइल के पास रखिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम पास जो है और टाइम वेस्ट जो है वो हम या तो टीवी में करते हैं या तो मोबाइल पे। इन दोनों के पास में आसपास में ही रखिए अपने स्टडी मटेरियल को, तो बहुत इजी रहेगा उसको एक्सेस करना, राइट? और 2-3 पेज जैसा मैंने बोला रोज़ पढ़िए, कम से कम पढ़ना ज़्यादा है, 10-15 पेजेस पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, 60 डेज़ में ईजिली हो जाएगा और मोमेंटम भी बना रहेगा। एंड देन एक सॉफ्ट कॉपी भी अपने मोबाइल या फिर टैबलेट जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें रखिए। इट्स वेरी वेरी इफ़ेक्टिव वे। आप कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आप कम्यूट कर रहे हैं, उस टाइम पे बस वो पीडीएफ को ओपन किया और थोड़ा पढ़ लीजिए 2-4, जैसे आप रील या फिर शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं,
वैसे ही इस PDF को 2-3 बार स्क्रॉल कर लीजिए, आपका मोमेंटम बना रहेगा और आप ईजिली 60 डेज़ में या फिर उससे भी कम टाइम में अपना कैंप्स क्लियर कर लेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, एपिसोड नंबर 4।